द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अज्ञे जी द्वारा लिखा उपन्यास नदी के द्वीप भाग 12। अब तक आपने सुना कि भुवन और रेखा एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं। भुवन रेखा को बहुत ही सुंदर झील पर ले जाता है। रात में रेखा थककर चूर हो गई है और वे एक आराम कुर्सी पर सो जाती है और भुवन भी झील और तारों को देखता हुआ सो जाता है। इस सफर के दौरान रेखा और भुवन एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी। तुम फिर कुछ लिखती रही हो? हाँ। क्या? कुछ नहीं, मेरी डायरी है। भुवन ने आगे नहीं पूछा, बोला, अच्छा अब तो गाना गाओगी? तुम्हारी बारी है गाने की। मैं श्रेष्ठ गायक हूँ। मेरा गाना स्वरातीत है। भाई दिन भर तो गाता रहा, तुमने सुना नहीं? थोड़ा और श्रेष्ठ हो जाओ, तुम मेरा सुनना भी सुन सको। तीसरे पहर रेखा ने कपड़े बदल लिए थे। वे फिर सफ़ेद पहनने लगी थी, लेकिन भुवन के आग्रह से उसने एक नीली साड़ी और नीला ही ब्लाउज पहन लिया था। अब कमरे की व्यवस्था ठीक ठीक हो गई थी। सामान लगाकर रख दिया था। खिड़की के पास रेखा का पलंग बिछा था और बरामदे में भुवन का। भुवन ने आग्रह करके वहां लगाया था। दिन भर वे प्राय भटकते ही रहे थे। सुबह लौटकर नाश्ता किया था और फिर निकल गए थे। झील का एक चक्कर लगाया था, फिर लौटकर झील पर गए थे। 9 कक्षों में से जो एक सबसे खुला और शैवाल रहित जान पड़ता था, उसमें नहाए थे और फिर भोजन के लिए लौट आए थे। झील पर भुवन ने पूछा था, तैरना जानती हो? बस डूबने भर को। तब तो बहुत जानती हो। इतना तो मैंने भी नहीं सीखा। कलकत्ते में क्यों नहीं सीखा? तब रेखा हंसकर बोली, जानती हूँ साहब, तैर लेती हूँ, पर इन कपड़ों में नहीं। ओह, भुवन झेप गया। तो लाई क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम था। कॉस्ट्यूम तो नैनीताल में भी मिल जाता। मुझे बताया था, नहीं तो मैं भी टूथब्रश खरीदने चल देती। किनारे पर ही वे नहाए थे। भुवन तैरकर भीतर गया था। रेखा ने भी साड़ी पहने पहने 2-4 हाथ तैरने का यत्न किया था, पर लौट आई थी। अपराह्न में वे बुरुसों की छाया में काही बिछी ठंडी जगह में बैठे लेटे रहे थे। फिर लौटकर चाय पी थी। तब रेखा ने कपड़े बदल लिए थे। अच्छा चलो घूमने चले। चलो? किधर? फिर पहले प्रश्न। सामने सर्वदा सामने। नहीं, मेरा मतलब था 7 ताल के जादुई ताल खोजने हैं कि? ना, जादुई ताल यह है। 9 तहों का जादू है इस पर। वे पहाड़ पर ऊंचे चढ़ने लगे। फिर पहाड़ की उपत्यका के साथ साथ सम मार्ग पर। दिन ढल आया था। थोड़ी देर में सूर्य पहाड़ी की ओट होकर छिप जाएगा। सहसा भुवन ने कहा, चलो सूर्यास्त को पकड़ें। दोनों हाथ पकड़े पकड़े दौड़ने लगे। पहाड़ी के सिरे के पीछे सूर्य छिप रहा होगा। बादल नहीं थे। एक तेजोदीप्त लाल रवि बिंब की क्षितिज की ओट हो रहा होगा। अगर वे पहाड़ी के सिरे तक पहले पहुंच जाएं तो देख सकेंगे। दौड़ते दौड़ते भुवन ने कहा, दौड़ो रेखा, हमारी सूरज से होड़ है। रेखा और तेज दौड़ने लगी। भुवन के हाथ पर उसकी पकड़ कुछ कड़ी और खिस्ती सी हो गई। भुवन ने लक्ष्य किया कि वह हाफ रही है और सहसा धीरे हो गया, पर ऐसे नहीं कि रेखा को साफ मालूम हो। पर पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचते ना पहुंचते सूर्य छिप गया। एक दुर्त हाथ मानो किसी धूसर लेप से सारा आकाश पोत गया। प्रकाश अब भी था, पर मानो किसी स्रोत से अद्भुत नहीं, दिग्भ्रांत, आकाश में खोया सा। भुवन ने सहसा रुककर कहा, हम हार गए। जहां सूर्य डूबा था वहां एक छोटी सी लाल लीक थी।
जैसे किसी ने इतिशम लिखकर उस पर जोड़ देने को पुष्पिका बना दी हो। उसकी ओर देखते हुए रेखा ने कहा, डूबते सूर्य को कौन पकड़ सकता है। क्षण भर बाद भुवन के हाथ पर उसकी पकड़ फिर दृढ़ हो आई। मगर यह हार नहीं है, रात का अपना सौंदर्य है। वह समान सौंदर्य पहचानो भुवन। भुवन घूमा, रेखा का दूसरा हाथ भी उसने पकड़ लिया और संध्या के प्रकाश में थोड़ी देर उसका मुंह निहारता रहा। पहचानता हूँ, तुम ही वह सौंदर्य हो, नीलांबर रात का सौंदर्य, और तुम्हारे केशों में असंख्य तारे हैं। और तुम शुक्र का तारा, रेखा ने बहुत धीरे कहा। कोमल आग्रह से उसके हाथों से भुवन को निकट खींच लिया। जरा परे हटकर भुवन ने मान से कहा, क्यों चांद नहीं? नहीं, चांद घटता बढ़ता है, उसका बहुरूपियापन मुझे नहीं चाहिए। शुक्र, केवल शुक्र। फिर हल्की सी उसास लेकर, चाहे कितनी जल्दी अस्त हो जाए। भुवन ने हाथों से उसकी आंखों को पकड़ते हुए धीरे धीरे सिर हिलाया। उदास नहीं होना है। फिर रेखा के माथे की ओर देखते हुए कविता की पंक्ति उद्धृत की, एंड द स्टार्स। वह लौटने के लिए मुड़ा, बोला, यहाँ जुगनू होते तो मैं थोड़े से पकड़कर तुम्हारे बालों में फंसा देता। रेखा और भुवन अब अपने कमरे पर लौट आते हैं। अब सुनिए आगे। किस चीज़ ने उसकी नींद तोड़ दी, चांद की रोशनी ने या कि उस पर बादल की छाया ने? भुवन ने आंखें खोली। नहीं, बादल की छाया नहीं, रेखा की छाया थी। रेखा उसके सिराने बैठी थी, उस पर झुकी हुई उसका चेहरा देख रही थी। उसने आंखें खोली हैं। ये देखकर रेखा ने अपने दोनों हाथ उसके माथे पर रख दिए। हाथ बिल्कुल ठंडे थे। तुम ठिठुर रही हो रेखा, कहकर भुवन उठने को हुआ, पर रेखा ने उसका माथा दबाकर उसे रोक दिया। भुवन ने कोहनी से अपना कंबल उठाकर सरकाकर रेखा के घुटनों पर उड़ा दिया। फिर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर कंबल के अंदर खींच लिए। पूछा, क्या बात है रेखा? रेखा नहीं बोली। भुवन ने फिर पूछा, रेखा क्या बात है? तुम हो, तुम सचमुच हो, यू आर रियल। रेखा का स्वर इतना धीमा था कि ठीक सुन भी नहीं पड़ता था। भुवन ने कहा, आई एम वेरी रियल रेखा, आई एम वेरी रियल। पर ठहरो, पहले तुम्हें कंबल उड़ा लूं। एक हाथ में रेखा के दोनों हाथ पकड़े वह उठा, दूसरे हाथ से उसने कंबल खींचकर रेखा की पीठ पे भी ढक दिया। स्वयं पैर समेटकर बैठा हो गया, कुछ रेखा की ओर उन्मुख। रेखा सहसा हाथ छुड़ाकर उससे लिपट गई। आंखें उसने बंद कर ली। भुवन के माथे पर अपना माथा टेक दिया। उसके होठ न जाने क्या कह रहे थे, आवाज़ उनसे नहीं निकल रही थी। भुवन कहता गया, क्या बात है रेखा? रेखा क्या बात है? उसका स्वर क्रमशः धीमा और आविष्ट होता जा रहा था। रेखा के होठ उसके कान के कुछ और निकट सरक आए, पर स्वर उनमें से अब भी नहीं निकला। पर सहसा भुवन जान गया कि वे शब्दहीन स्वरहीन होठ क्या कह रहे हैं। मैं तुम्हारी हूँ भुवन, तुम्हारी, मुझे ले लो, मुझे लो। भुवन वैसा ही स्तब्ध बैठा रहा, न उठा न हिला, न उसने रेखा को निकट खींचा न हटाया। रेखा के होठ भी निश्चल हो गए, मानो उन्होंने जान लिया कि वे जो कह नहीं सके हैं वे सुन लिया गया है। ना जाने कितनी देर तक ऐसा रहा। फिर भुवन ने कहा, रेखा पैर उठाकर इधर पसार लो, ठिठुर जाएंगे। लेकिन रेखा के अंग प्रत्यंग जैसे स्थिर हो गए थे।
भुवन ने हाथों में बलात् उसके पैर उठाकर कंबल के अंदर कर लिए। रेखा कुछ सीधी होकर बैठ गई। भुवन ने दोनों बाहों से उसे कमर से घेर लिया। सिर उठाकर धीरे से रेखा के पैरों पर रख दिया। फिर और न जाने कितनी देर तक ऐसा रहा। सहसा रेखा चौंकी। भुवन का शरीर कांप रहा था। जल्दी से झुककर रेखा ने उसका मुंह देखना चाहा, पर उसने और भी जोर से उसे रेखा की जांघ में गड़ाकर अपनी एक बाह से ढक दिया। रेखा बैठी रही, बिल्कुल निश्चल। उसकी सब संवेदनाएं जैसे अत्यंत सजग हो आई, पर साथ ही भीतर भीतर कहीं कुछ जड़ होने लगा। भुवन सिसक रहा था। अब उसकी सिसकी स्पष्ट सुनी जा सकती थी। रेखा ने फिर उसे सीधा करना चाहा, पर ना कर सकी। फिर वे वैसी ही निश्चेष्ट बैठ गई। थोड़ी देर बाद भुवन ही सिर उठाकर जरा ऊपर को सरका। सिर उसने फिर रेखा की देह पर टेक लिया, लेकिन मुंह के आगे से हटा लिया। पर रेखा ने अब उसका चेहरा देखने की चेष्टा नहीं की। भुवन कुछ असंबद्ध सा बड़बड़ाने लगा। पहले होठों की बिल्कुल ही स्वरहीन गति, फिर एक धीमी फुसफुसाहट, कभी कहीं टूटा हुआ स्वर। रेखा एकाग्र होकर सुन भी रही थी और मानो अर्थ तक पहुंचने का यत्न भी नहीं कर रही थी, लेकिन अर्थ स्वयं धीरे धीरे अवगत होने लगा। यह इनकार नहीं है रेखा, प्रत्याख्यान नहीं है। यह सब सुंदर है, बहुत सुंदर है। वह सौंदर्य की चरम अनुभूति होती है, होनी चाहिए। मैं मानता हूँ, इसीलिए डर लगता है। अगर वैसा ना हुआ, जो सुंदर है उसे मिटाना नहीं चाहिए। तुमने जो दिया है उसके सौंदर्य को मैं मिटाना नहीं चाहता रेखा, जोखिम में नहीं डालना चाहता। वे बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर। और फिर बड़ी बड़ी सिसकियों ने उसका स्वर तोड़ दिया। अब की बार उसने मुंह नहीं छिपाया और रेखा वैसे ही बैठी रही, एक हाथ भुवन के कंधे पर रखे, दूसरा उसकी जांघ पर, उसके चेहरे के नीचे। भुवन का पहला गर्म आंसू इस हाथ पर गिरा तो वे तनिक सा सिहर गई। फिर हाथ को उसने अंजुली सा बना लिया और आंसू उसमें गिरते गए। जब भुवन का आवेश कुछ कम हुआ तो रेखा ने अपना आंसुओं से भीगा हुआ हाथ खींचा और भुवन के आंसू अपने केशों में और फिर अपनी छाती पर पोंछ लिए। फिर आंचल खींचकर धीरे से भुवन की आंखें पोंछ दी। जो हाथ कंधे पर पड़ा था वह अत्यंत धीरे धीरे उसे थपकने लगा। भुवन धीरे धीरे शांत हो गया। एक ऐसी गहरी स्थिरता उसके सारे शरीर पर छा गई, मानो हफ्तों का रोगी हो। रेखा ने उसे धीरे धीरे और ऊपर की ओर खींचा, उसका सिर अपनी छाती पर टेका, अपने आंचल से ढक दिया। एक सनिग्ध, करुण, वात्सल्य भरी गर्मी से घिरा हुआ भुवन सो गया। न जाने कब एक बार उसकी नींद की घनता कुछ कम हुई तो उसके कंधे पर उस थपके की वैसी ही सम, कोमल, अभेदा, त्राणमयी छाप पड़ रही थी। वह फिर खो गया। लेकिन सुबह वह अकेला था। जब उसकी नींद खुली तो पलकों पर एक भारीपन था, मन पर कुछ ऐसा भाव कि वह नींद में उठकर चला है और कहीं अपरिचित जगह पर जाकर भटक गया। फिर सहसा रात की घटना का चित्र स्पष्ट हो गया। उसने जाना कि रेखा जहाँ थी वहाँ नहीं है और वह बहुत गहरी नींद सोया होगा, पर उठकर भीतर जाकर रेखा को देखने का भी साहस उसे न हुआ। वह वहीं से बाहर जाकर सीधे बुरुश के झुरमुट में चला गया। अनमने भाव से उसने बुरुश का बड़ा सा गुच्छा तोड़ा। फिर सहसा सचेत होकर उसे देखा। नहीं, जीवन में कोई चीज़ दोबारा नहीं होती है, कम से कम कोई सुंदर चीज नहीं। जो दोबारा होती है वे सुंदर नहीं होती।
फूल का गुच्छा उसने फेंक दिया। झुरमुट में और गहरा घुसने लगा। क्या वह लौटकर जाएगा? जाएगा रेखा के पास? उसके सामने होगा? पुराणों में बहुत कहानियां हैं। स्त्री कभी नहीं मांगती, और जब मांगती है, प्रत्याख्याता स्त्री ने कभी पुरुष को क्षमा नहीं किया, सदैव शाप दिया है। और पुराणों में कहीं यह ध्वनि नहीं है कि वह शाप अनुचित है। कहीं बल्कि यह स्पष्ट कहा है कि स्त्री मांगे तो ना कहने का अधिकार पुरुष को नहीं है। शील विरुद्ध है। मांग के औचित्य अनुचित्य से परे। सब पुराणों का रोमांटिसिज्म है, लेकिन पुराण बिल्कुल रोमांटिक नहीं थे। उनकी स्वच्छंदता प्रकृति की स्वच्छ, स्वस्थ, आत्मनिर्भरता की स्वच्छंदता थी, जिसमें स्त्री भी उतनी ही स्वायत्त है जितना पुरुष, बल्कि अधिक, क्योंकि उस पर प्रकृति का दायित्व है। कहीं भी प्रकृति के शासन में अस्वीकार का अधिकार नर का नहीं है। सर्वत्र मादा निर्णायिका है, क्योंकि वह माँ है। लेकिन प्रत्याख्यान की बात वे क्यों सोचता है? उसने तो कहा भी है, प्रत्याख्यान वह नहीं है। केवल सुंदर से सुंदरतर वह चाहता है, और लोभ से सुंदर को जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसलिए और भी नहीं कि रेखा उस जोखिम को समझती नहीं या हे मानती है। सहसा रेखा के प्रति एक गहरे कृतज्ञ भाव ने उसे द्रवित कर दिया। कैसे ये स्त्री सब कुछ इस तरह उत्सर्ग कर दे सकती है, बिना कुछ प्रतिदान मांगे, बिना कोई सुरक्षा, बल्कि सुरक्षाओं की सब संभावनाओं को लात मारकर। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वह भुवन को प्यार करती है, उसे कुछ देना चाहती है। कुछ नहीं, सब कुछ, अपना आप। कैसी विडंबना है यह स्त्री की शक्ति की, कि उसका श्रेष्ठ दान है स्वतः अपना लय, अपना विनाश। लेकिन लय के बिना और श्रेष्ठ दान कौन सा हो सकता है? अहम की पुष्टि के लिए समर्पण नहीं, अहम का ही समर्पण है। झुरमुट में पुरुष का स्थान अब बाज ने ले लिया था। अधिक घने, ठंडे और पुष्प विहीन वह और अंदर बैठता चला जा रहा था। और वह क्यों वह रेखा की ओर से ही सोच रहा है? क्यों नहीं अपनी ओर से सोचता? वह क्या चाहता है? क्या देना चाहता है? क्या वह रेखा को चाहता है? प्यार करता है? नकारात्मक उत्तर उसके भीतर से नहीं उठता। लेकिन क्यों नहीं सहज स्वीकारी उत्तर आता? क्यों ये स्तब्धता है? सुंदर से सुंदरतम, चरम अनुभूति। लेकिन तुम में अगर सौंदर्य की चरम अनुभूति है भुवन, तो डर कैसा? डर केवल सुंदर में अविश्वास है। पर उसकी तसल्ली नहीं हुई। स्वयं उसके भीतर और गहरे किसी एक स्तर पर एक संघर्ष है। इसका जैसे उसे थोड़ा थोड़ा भान है, पर किस स्तर पर यह वह नहीं जान पाता, और उसे कुरेद कर ऊपर भी नहीं ला पाता। मानो प्रयत्न छोड़कर उसका मन रेखा के कहे हुए वाक्यों पर उछटता सा घूमने लगा। काल का प्रवाह नहीं भुवन, क्षण और क्षण और क्षण सनातन है। छोटे छोटे संपृक्त क्षण, नदी के द्वीप। जो काल परंपरा नहीं मानता, वह वास्तव में कार्य कारण परंपरा नहीं मानता। तभी वे परिणामों के प्रति इतनी उपेक्षा रख सकता है। एक तरह से अनुत्तरदायी है। पर इससे क्या? उत्तर मांगने वाला कोई दूसरा है ही कौन? मैं ही तो मुझसे उत्तर मांग सकता हूँ। और अगर मैं अपने सामने अनुत्तरदायी हूँ, तो उसका फल मैं भोगूंगा।
यानी अपने अनुत्तरदायित्व का उत्तरदायी मैं हूँ। क्या ये परसों और कल और आज वैसा ही एक द्वीप है, संपृक्त क्षणों का द्वीप, काल प्रवाहिनी में अटका हुआ एक अलग परंपरा मुक्त खंड। जैसे जैसे रेखा कहती है, परसों कल आज, फिर महाशून्य, नहीं आज, फिर दूसरा आज, फिर आज, तब महाशून्य। सामने एक पेड़ पर सोनगाभा के पौधे लग रहे थे और पेड़ों पर भी पत्ते लटकते भुवन ने देखे थे, पर इसमें फूल थे। रंग उनमें अधिक नहीं था, चंपई, भीतर कत्थई और फूल की बावड़ी के बिल्कुल बीचों बीच में गहरा पीला। फिर भी सोनगाभा। उसे जमुना के टापू का बालू का घरौंदा याद आया, जहां आर्किड लगाने की बात उसने कही थी। वह जैसे जैसे पेड़ पर चढ़ा, कुछ नीचे से ही पौधे समेत फूल उसने नोच लिए और उतर आया। झाड़ पर फूल अलग करता हुआ लौट चला। रेखा बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी, कुछ लिख रही थी। दूर से भुवन को देखकर कापी उसने बैग में डाल ली और एकटक उसकी प्रतीक्षा करने लगी। भुवन गंभीर चेहरा लिए हुए आया। रेखा से आंखें उसने नहीं मिलाई। यह देख लिया कि उसका चेहरा भी गंभीर नहीं तो एक बंद चेहरा तो है ही। भीतर की कोई छाप उस पर नहीं दिख रही। भुवन ने चुपचाप फूल उसकी गोद में रख दिए, एक लच्छा लेकर उसके बालों में अटका दिया। ओह आर्किड, तब ये विदा है? ऐसा कोई संबंध भुवन ने नहीं देखा था, पर बोला, रेखा आज तो मुझे जाना होगा ना? सो मैं जानती थी। भुवन उसके पास सीढ़ी पर बैठ गया। रेखा, तुमने मुझे क्षमा कर दिया। रेखा का हाथ टटोलता हुआ बढ़ा। भुवन के हाथ पर आकर स्थिर रुक गया। किस बात के लिए भुवन? सब कुछ, तुम जानती तो हो। तुम्हारी क्षमा मांगने की तो कोई बात मुझे नहीं दिखती भुवन। भुवन ने असल बात से कुछ हटते हुए कहा। और मैं बहुत लज्जित हूँ रेखा। पुरुष की आंखों में आंसू तो नामर्दी है। तुम क्या सोचती होगी ना जाने। रेखा के हाथ के दबाव ने उसे चुप करा दिया, पर वह स्वयं कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने कहा, भुवन, मर्द के आंसू मैंने पहले भी देखे हैं, बड़ी व्यथा के आंसू, इसलिए कि उस पुरुष ने मुझे खो दिया है। बड़ी ग्लानि के आंसू, इसलिए कि वे पुरुष मुझे पा लेना चाहता है और पा नहीं सकता। पर तुम्हारे आंसू, किसी पर छां करते हुए, उसके लिए रोना नामर्दी नहीं है भुवन। धीरे धीरे उसने अपना हाथ खींच लिया। दोनों चुप स्तब्ध बैठे रहे। कुछ खाने की इच्छा नहीं थी, पर भुवन ने खोए से रेखा को उसे नाश्ता करा लेने दिया। थोड़ी देर खोए से ही दोनों बरामदे में आकर खड़े रहे, झील को देखते रहे। फिर वह क्षण आ ही गया। रेखा ने अंदर से एक पुलिंदा लाकर देते हुए कहा, यह लो अपना टूथब्रश। भुवन ने कहा, अच्छा रेखा, अब चलता हूँ। वह कुछ रुका। कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ रेखा, पर शब्द ओछे हैं, नहीं कहूँगा। इतना ही कि गॉड ब्लेस यू। रुको, कहकर रेखा भीतर गई। थोड़ी देर में एक छोटा सा पैकेट और ले आई। यह भी लो। यह क्या है? जाते हुए रास्ते में देख लेना। भुवन ने एक लंबे क्षण तक रेखा को देखा, आंखों ही आंखों में विदा मांगी और दी और चलने को मुड़ा। भुवन, यह भी लेते जाओ। रेखा ने बालों में से आर्किड निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया।
बाकी फूल उसने रख लिए थे। यह क्यों रेखा? मेरी ओर से, इसलिए कि तुम शायद फिर ना आओ। रेखा ने जल्दी से मुंह फेर लिया। भुवन ने सहसा उसकी ओर बढ़कर बाएं हाथ के अंगूठे उंगली के नाखूनों की चुटकी से उसकी ब्लाउज का गला तनिक सा उठाया और दाहिना हाथ बढ़ाकर आर्किड के फूलों का लच्छा उसके भीतर डाल दिया। बड़े सनिग्ध स्वर से कहा, पगली कहीं की। फिर बड़ी त्वरा से उसने अपनी पोटली उठाई और बिना लौटकर देखे चला गया। 2 मोड़ पार करके जैसे कुछ याद करके वह रुका। छोटा पैकेट उसने खोला। उसमें रेखा की वे छोटी कॉपी थी और वह नीली साड़ी जिसे पहनकर उसने भुवन के साथ सूर्यास्त का पीछा किया था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।